जय हिंद। बीटा ऑनलाइन एकेडमी से मैं कैप्टन सिंह। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो साइंस का जो पोर्शन होता है, जो 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चंस। और इसी तरीके से इसी प्रकार से जो क्वेश्चंस आते हैं यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट, इसकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, मैथ और साइंस रीजनिंग पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो तीन स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है। और सी यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो इस तरीका का स्टेटमेंट, गैसों की तुलना में ध्वनि ठोसों में अधिक चाल से गमन करती है। उपरोक्त तीनों कथनों से यह पहचानिए कि इनमें से कौन से प्रेक्षण हैं और कौन से निष्कर्ष हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो ऑप्शन आपके सामने है, चार यहाँ पर ऑप्शन है। प्रेक्षण बी तथा ए और बी निष्कर्ष हैं। प्रेक्षण ए है तथा ए और बी निष्कर्ष हैं। सी प्रेक्षण है तथा ए और बी निष्कर्ष हैं। ए और बी प्रेक्षण हैं और सी निष्कर्ष है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें जो ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है। बी प्रेक्षण है तथा ए और सी क्या है, निष्कर्ष हैं। तो यहाँ पर देखें बी, वायु की तुलना में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ये प्रेक्षण होता है। और जो यहाँ पर ए और बी हैं वो क्या है, निष्कर्ष हैं। तो देखें यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है। यहाँ लिख रहे हैं, मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ, क्योंकि ध्वनि की चाल वायु की तुलना में स्टील में सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो ध्वनि की चाल है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, वो स्टील में होती है। तो ये हमेशा याद रखना है, ये जीके का क्वेश्चन है, कभी और पूछा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति शिक्षार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है। ए ऑप्शन है, विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा दैनिक उपयोग की सामग्रियों के विषय में शिक्षण दी जा रही है। बी ऑप्शन है, शिक्षार्थी भोजन के आवश्यक विषय पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के सुपरिष्कृत और विस्तृत सत्र में भाग ले रहे हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर है, विद्यार्थियों को पहले आर्किमिडीज के सिद्धांत का निर्देशन दिया गया है और फिर विस्तृत व्याख्या की गई है। विद्यार्थी दी गई सामग्रियों को स्वयं बनाएं, बंद विद्युत परपथ में रखकर उन पर चालक और अचालक विद्युत रोधी के लेबल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो क्वेश्चंस में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति शिक्षार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करेगी। तो यहाँ पर देखिए ये वाला है, भोजन विद्यार्थियों को, जो सी वाला है, विद्यार्थियों को पहले आर्किमिडीज के सिद्धांत का निर्देशन दिया गया और फिर उसे विस्तृत व्याख्या में। और डी ऑप्शन, विद्यार्थियों की दी गई सामग्रियों को स्वयं बनाए, बंद विद्युत परपथ में रखकर उन पर चालन और अचालक प्रतिरोधी के लेबल लगा रहे हैं। तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो ज्ञान के लिए उत्कृष्ट मानी गई है वो डी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। किसी पदार्थ को प्रायोगिक रूप से उसके करके सीखने की शिक्षण विधि महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक होती है, इसीलिए विद्यार्थी दी गई सामग्रियों को स्वयं बनाएं तथा उसके परिपथ पर चालक तथा आधारित के लेबल लगाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका डी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। देखिए इस तरीके से मुक्त अंत वाला प्रश्न, इस तरीके से मैंने जो पहला वीडियो दिया था उसमें भी इस तरीके का एक क्वेश्चन था और यहाँ पर भी एक इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। व्याख्या, पहला ऑप्शन है, व्याख्या कीजिए कि हम सदैव चंद्रमा का एक ही पक्ष पार्श्व क्यों देखते हैं।
बी है चंद्रमा अपनी आकृति प्रतिदिन क्यों बदलता है। सी है मान लीजिए ये चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता तो क्या तब भी इसकी कलाएं होती। डी यहाँ पर दिन के समय उल्काएं दिखाई नहीं देती हैं, कारण सहित व्याख्या कीजिए। कौन सा मुक्त अंत वाला है, तो मुक्त अंत वाला देखें यहाँ पर जो प्रश्न है वो सी वाला है। मान लीजिए ये चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता तो क्या इसका क्या कलाएं होती हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखें इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है। मुक्त अंत वाले प्रश्न का तात्पर्य है कि जिसका कोई निश्चित रूप से सही व्याख्या ना किया जा सके। तो इस तरीके का मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे प्रश्न होते हैं जिनकी कोई निश्चित व्याख्या ना हो सके, ऐसे मुक्त जो प्रश्न वाले मुक्त अंत वाले जो प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ये काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन है किसी आनत का मतलब तिरछे समतल पर एक गेंद के द्वारा लुढ़कते हुए तय की गई दूरी और उसका आनत तिरछे समतल के कोण के बीच के संबंध को एक ग्राफ बनाकर दिखाया गया। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो देखिए इस तरीके के जो उदाहरण कह रहा है तो इसमें ऑप्शन दे रहा है परिकल्पना करना, संप्रेषित करना, अनुमान लगाना, व्याख्या करना या निर्वचन। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके कह रहा है कि जो समतल पर गेंद के द्वारा ये एक प्रैक्टिकल लेवल से है, तो इसी वजह से इसकी जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्वाचन व्याख्या करना, ठीक है। तो इसके देखें यहाँ पर इसका दिया है किसी समतल पर आनत एक गेंद के द्वारा लुढ़कते हुए तय की गई दूरी उस पर आनत समतल के कोण के बीच के संबंध को एक ग्राफ बनाकर दिखाया गया। यह जो है एक तरीके की व्याख्या है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है। तो इसमें देखिए विशेष याद रखना है कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है, यानी नहीं वाला नॉट वाला आपको फाइंड करना। विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परिपक्वता की अनुभूति तथा विज्ञान में प्रौद्योगिकी में सृजनता यानी क्रिएटिविटी का पोषण, विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। तो ये 35वां नंबर क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इसका जो है सी ऑप्शन सही है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर है, तो आप इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप सब्सक्राइब करके उसको क्या कर सकते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है, ठीक है। नॉट वाला है, तो ये जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 8 के किसी विद्यार्थी का यह कथन है, हम पृथ्वी पर रहते हैं और यह गोल है और यही कारण है कि कोलंबस का जहाज अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट आया। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहे हैं। अंतरिक्ष से पहला है अंतरिक्ष से लिए गए चित्रों को प्रस्तुत करके बच्चों की परिकल्पना की चुनौती दीजिए और उसे यह समझने में सहायता कीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी अधिक बड़ी है। बी है इस कथन का निराकरण करिए और बच्चे से कहिए कि पृथ्वी गोल की भांति है और हम गोल पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। इससे यह स्पष्ट कीजिए कि यद्यपि पृथ्वी गेंद की भांति गोल है परंतु यह तस्तरी प्लेट की भांति वृत्ताकार प्रतीत होती है। इसके बाद डी ऑप्शन है इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि यह बच्चे की कल्पना को इंगित करता है जिसे आदर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है। इस कथन का निराकरण करिए और बच्चे से कहिए कि पृथ्वी गोल की भांति है, हम गोल पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है।
तो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वीडियो लॉन्ग हो रहा है इस वजह से इसको क्या करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ मानव नेत्र में शल्काओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। तो मानव नेत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, शल्काएँ तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, शल्काएँ वर्णों रंगों की अनुभूति करती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो शंकु जो सी ऑप्शन है तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शल्काएँ और शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, इसको थोड़ा सा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर पद हैं वो दिए गए हैं। देखिए इस क्वेश्चन है ये, तड़ित, यानी 5 इसमें क्या है दे दिए गए हैं। तड़ित है ए कैपिटल और बी कैपिटल में भूस्खलन, गर्जन, सुनामी, बाढ़। तो ये जो है पद हैं इन पर विचार करने, वो कह रहा ऑप्शन ए दे रहा है बी डी ई, बी ऑप्शन है बी और डी, सी ऑप्शन ए बी और सी, और डी ऑप्शन केवल बी। ठीक है, तो इस तरीके का इसमें जो तड़ित है भूस्खलन, गर्जन, सुनामी, बाढ़, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर क्या है इसका राइट आंसर। कुछ स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो ये उनसे क्वेश्चन बन गया होगा। तो यहाँ पर विशेष याद देने की बात है कि इसका बी ऑप्शन सही है, बी और डी, यानी भूस्खलन और सुनामी। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन देखें यहाँ सही है, भूस्खलन तथा सुनामी भूकंप से होने वाली प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि जो भूस्खलन तथा सुनामी है भूकंप से होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल। तो इसको देखें किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर देखें सी वाला ऑप्शन सही है। कैसे सही है इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा समझते हैं, यानी 0.00302 सेकेंड। ठीक है, तो इसको देखें कैलकुलेशन करने के लिए इसको थोड़ा समझते हैं। सी ऑप्शन कैसे है, यहाँ पर देखें लिया हुआ है जो फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति है वो 5000 हर्ट्ज गिवन है, आवर्तकाल यहाँ पर अल्फ़ा टी ले लिया गया, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होती है 1/, आवर्तकाल, तो इसको डिवाइड दे दिया गया है और इसी वजह से इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये फार्मूला है, यानी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति निकालने का, आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आवर्तकाल, इसका मल्टीप्लाई कर दें अगर बन आ जाए तो सही है। ठीक है, तो इसका ये फार्मूला आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों एवं मूल्यों के विकास के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे अधिक उपयुक्त होगी। विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्ति एवं मूल्यों के विकास के लिए मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित कौन सी, यानी जो मूल्यांकन विज्ञान में होते हैं उसकी सबसे अच्छी उपयुक्त कागज़, पेंसिल, परीक्षा, अवलोकन, जांच सूची, चेकलिस्ट, जिसको रेटिंग स्केल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अवलोकन। ठीक है, तो इसका देखें एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया, विज्ञान शिक्षा द्वारा अभिव्यक्तियों मूल्यों के विकास के मूल्यांकन के लिए अवलोकन तकनीकी सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यहाँ पर है, एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करता है। यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए किस संज्ञानात्मक प्रक्रमण से सुमेलन करता है। समझ, सर्जना, विश्लेषण, स्मरण। तो 4 यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये जो है क्रिएटिविटी की ओर इंगित करता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन इसमें गिवन है तो आप पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 42 क्वेश्चन है।
42 नंबर का देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। अच्छी विज्ञान शिक्षा को कुछ आधारभूत वैधता को पूरा करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में छाया बनने के संप्रत्यय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी वैधता का सर्वाधिक औचित्य से पालन होता है। प्रक्रिया, बी है संज्ञानात्मक, परिवेशीय, विषय वस्तु। तो इस तरीके के इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विषय वस्तु। ठीक है, प्रक्रिया नहीं होगा, संज्ञानात्मकता नहीं होगी और परिवेशी नहीं होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं होंगे। वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत होता है। बी ऑप्शन है वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में कल्पना शक्ति और सृजनता यानी क्रिएटिविटी सम्मिलित होती है। वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अंतःस्थापित है। वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है। तो इसका जो वो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन सही है। वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अंतःस्थापित है। ठीक है, तो इसका देखें ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है, इसको आप देख सकते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान से तर्क, उद्देश्य, सिद्धांत, परीक्षण, परिकल्पना, निष्कर्ष और प्रकार के पदों में निर्मित होता है जो विद्यार्थियों को भ्रम से बचाता है, परंतु विज्ञान सामाजिक रूप से अंतःस्थापित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसे ग्रहों में से किसका कोई उपग्रह नहीं होता है। तो जिसका यानी नहीं होता है तो ये जो वाला और जो सी वाला है यानी 4 ऑप्शन यूरेनस, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। तो ये दिया हुआ है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। बृहस्पति के पास 64 उपग्रह हैं। तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता है। इसको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है। तो इसमें क्या है, कोई बस अपनी यात्रा की पहली 10 किलोमीटर, दूसरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तथा शेष 45 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है। बस की संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या है। ये जो है एवरेज यानी एवरेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमें औसत जो है औसत चाल निकालने के लिए औसत दूरी, औसत समय का हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका देखें एक्सप्लेनेशन। हालांकि इसका जो बी ऑप्शन सही है 55 किलोमीटर पर आवर होगा। देखिए कैसे होगा। तो समय इज इक्वल टू होता है दूरी बट्टे चाल, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी स्पीड। तो यहाँ पर देखें इस तरीके T1 ये 1/4 आवर्स हो गया। 45 किलोमीटर चलने में उसका समय लगे था 3/4 आवर्स। तो औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय, यहाँ पर लगा दिया गया 55 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया। वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग। बी ऑप्शन वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। सी है वृक्क, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी। और डी है वृक्क, मूत्रमार्ग, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी। तो इसमें सही आपको क्रम आपको देखना है। तो सही क्रम में ये बी वाला क्रम सही हो जाएगा, क्योंकि वृक्क होगा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे गिवन है। देखिए बी ऑप्शन सही है। जो वृक्क होते हैं यानी किडनी, मूत्रवाहिनी होगी, मूत्राशय होगा और मूत्रमार्ग। मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग का सही क्रम ये है। इसको याद रखने की ज़रूरत है। इसी तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, यानी क्रैम्प का मतलब खिंचाव, मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं।
ऐसा होने का कारण क्या है? देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें कह रहे ग्लूकोज का पाइरूवेट में परिवर्तित ना होना, बी है पाइरूवेट का एल्कोहल में परिवर्तित ना होना, सी है ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित ना होना, डी है पाइरूवेट का लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं, पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। क्यों सही है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्य करने के पश्चात शरीर में मांसपेशियों में जो क्रैम्प यानी खिंचाव आते हैं उनका मुख्य कारण पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना, यह थायराइड के कारण भी होता है। तो ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलियो का कारण है, देखिए प्रोटोजोआ, फफूंद, वायरस, बैक्टीरिया। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो पोलियो होता है वो वायरस के द्वारा फैलता है, तो इस वजह से ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विषाणु जिसको वायरस बोलते हैं। तो ये देखिए हमेशा याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह कौन सा समुच्चय है जो कोई पाचन कार्य नहीं करता है? ठीक है, मानव पाचन तंत्र में कौन सा ऐसा संयोजन का वह भाग है, समुच्चय है, यानी जो सेट है जो कोई पाचन कार्य नहीं करता है। देखिए पाचन कार्य नहीं करता है, ये वाला आपको क्वेश्चन देखना है। ग्रीसिका, बृहदांत्र, मलाशय। तो मुख्य गुहिका, ग्रीसिका, बृहदांत। सी है मुख्य ग्रहिका, बृहदांत, मलाशय, मुख्य गुहिका, ग्रस्य। देखिए यहाँ पर जो मुख्य वाला मुख्य गुहिका 3 में लिखा है, बी सी डी ऑप्शन में, तो इस वजह से इसको थोड़ा याद रखना है। जो पहला वाला ग्रीसिका और बृहदांत, मलाशय, ये क्या करता है? पाचन तंत्र के भागों का एक जो है सेट है, इस वजह से इसका क्या है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किसी वस्तु की आभासी और विवर्तित छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये जो है इमेज उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों, बी है केवल उत्तल लेंस का, सी है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का, डी है केवल अवतल लेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी वाला जो ऑप्शन है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों के द्वारा इसका छवि परिवर्तित के लिए उपयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सी वाला यहाँ पर देखें ऑप्शन सही है। तो आभासी और विवर्तित छवि बनाने के लिए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि दोनों वस्तुओं की आभासी या विवर्तित छवि बनाते हैं, लेकिन वस्तु फोकस और उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस के ध्रुव के बीच रखी हो, ठीक है। तो इसकी स्थिति लेंस को लिए लेंस लाइट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं में से रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। तो रोमंथी क्या है? पहले ऑप्शन है भैंस, गाय, हिरन, बी है बिल्ली, भैंस, हिरन, भैंस, गाय, कुत्ता, गाय, हिरन, कुत्ता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, यानी ये लिख रहा है निम्नलिखित जंतुओं में से रोमथी, ये पहला ऑप्शन सही है इसका, भैंस, गाय, हिरन। क्यों सही है देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन में ये दिया गया है, जुगाली करने वाले जंतु को रूमिनेंट कहते हैं। जुगाली, इस प्रकार के जंतु भैंस, गाय, हिरन इत्यादि होते हैं। इनके पाचन क्रिया में कुछ विशेषता पाई जाती है एवं उनके आमाशय को 4 भागों में बांटा गया है। तो ऐसे जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रूमिनेंट, या उसी को बोलते हैं रोमैंथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दीर्घ रोम के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए।
तो पहला, दीर्घ रोम के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला ऑप्शन, पहले इसमें देखें वो दिया गया है 4 विकल्प, फिर इसके बाद ऑप्शन यहाँ पर नीचे ये दिए गए हैं। इसके 4 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है, इनकी अत्यधिक पतली भित्तियाँ होती हैं, ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएँ होती हैं। इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो सतह के निकट होता है। डी है, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन सरलता से गुजर सकता है। और इसमें उन कथनों को पहचानिए जो दीर्घ रोम को पाचित, भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने वाले लक्षण प्रदान करते हैं। यानी भोजन को पाचन अवशोषित करने वाले जो लक्षण प्रस्तुत करते हैं उनको आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन में 4 दिए गए हैं। तो ये देखें, इसका जो ऑप्शन है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन सी और डी है, बी है बी और डी, सी ए और सी है ए बी और सी, और डी वाला जो ऑप्शन है ए और बी। ठीक है, तो इस तरीके का जो ऑप्शन है वो सी वाला सही हो जाएगा। ए बी और सी, ए बी सी ये क्या हैं? इनकी अत्यधिक पतली भित्तियाँ होती हैं, ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, बिल्कुल सही। इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएँ होती हैं जो कि भोजन को अवशोषित और करने में जो वहाँ पर प्रोटीन अवशोषित करने में मदद करती हैं। तो इस वजह से ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए। देखिए, खाने योग्य पौधे पर विचार करना है। 4 यहाँ पर स्टेटमेंट, केला, बी बैंगन, सी भिंडी, कद्दू। इसको काशी फल, कद्दू को काशी फल भी कहते हैं। इनमें से पौधों का ऐसा युगल चुनिए जिनमें 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। ठीक है, तो ये 53 के नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप खाने योग्य वाला है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी वाला सही हो जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन है, सी में ए और डी, केला और कद्दू ये खाने वाले हैं, तो इस वजह से इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केला, और एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, केला और कद्दू के 2 भागों को खाया जाता है। केला के पुष्प एवं फल को खाया जाता है, जबकि कद्दू के फल तथा बेल खाने के कार्य में लाया जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कद्दू को काशी फल भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है। कोई 6 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी चाल से इसी सरल रेखा के अनुदिश गति कराने के लिए आवश्यक बल। देखिए, ये जो है न्यूटन्स के लॉ पर निर्भर है, फ्रिक्शन से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। 27 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन जो होता है वो फोर्स का यूनिट है। 18 न्यूटन, 54 शून्य न्यूटन। तो इसी वजह से यहाँ पर देखें ये लिख रहा है, तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 न्यूटन। कोई इस पर बल नहीं लगेगा। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार जब कोई वस्तु नियत वेग से गतिज क्षैतिज पर चलती है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। इस वजह से सरल रेखा अनुकार करने के लिए 0 बल। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन 0 सही है, यानी डी ऑप्शन सही है, 0 न्यूटन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तालाब से जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। ये टैडपोल जिस तालाब से जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उसमें जल में निम्नलिखित किस तत्व की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा, उसमें आयोडीन होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए? थायराइड ग्रंथि के उचित रूप से क्रियाशीलता के लिए आयोडीन एक निश्चित मात्रा आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है, तो अतः कार्यान्वयन हेतु टैडपोल जो होता है, मेढक के बच्चे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द टैडपोल, के वृद्धि के लिए आयोडीन युक्त जल होना चाहिए। न बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम। मानव में जो
जनन है, यानी उसका जो सही क्रम है वो सही क्रम क्या है? युग्मनज, युग्मक, बनाना, निषेचन, भ्रूण। युग्मक बनाना, निषेचन, युग्मनज, भ्रूण। युग्मक बनाना, युग्मनज, निषेचन, भ्रूण। डी है युग्मक बनाना, निषेचन, भ्रूण, युग्मज। तो इसका बी ऑप्शन सही है, युग्मक बनाना, निषेचन, युग्मज और भ्रूण। इसके ये सही क्रम है, तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है मानव युग्मक में सर्वप्रथम युग्मक का निर्माण होता है, बिल्कुल सही, जो अंडाणु एवं नर शुक्राणु दोनों को अलग अलग होता है, इसके बाद निषेचन होता है, सही है, एवं अंडाणु और शुक्राणु का संयन होता है जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, इसके बाद जाइगोट वृद्धि से भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो इस वजह से बी ऑप्शन सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। क्रोमोसोम, गुणसूत्र, जीन, न्यूक्लियस, केंद्रिका जिसको बोलते हैं राइबोसोम। इनमें से किसी कोशिका का केंद्रक के भाग, कोशिका के जो केंद्रक के भाग हैं वो आप देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सी और डी, बी और सी, ए बी सी, ए सी। तो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी क्रोमोसोम, गुणसूत्र ये भी केंद्रिका में होते हैं, और जीन भी होता है, न्यूक्लियस ये भी होता है, ठीक है। तो सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखें क्रोमोसोम, जीन, केंद्रिका आदि किस्म के भाग होते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है, इससे ये फिक्स प्रॉब्लम है। तो ये देखिए नींबुओं में, आंवला में, कच्चे आमों में, अंगूरों में, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें लिख रहा है ए और बी, बी और सी और डी, ए और सी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी वाला होगा, सी और डी में। देखिए एक तो कच्चे आम में और आंवले में क्या होता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है, आंवला में साइट्रिक अम्ल होता है, नींबुओं में साइट्रिक अम्ल होता है। ये थोड़ा याद रखने, जो अंगूर हैं और कच्चे आम और अंगूर, इनकी अगर बात करें तो इसमें टार्टरिक अम्ल होता है, एसिड होता है, और आंवला और नींबू में क्या होगा, साइट्रिक अम्ल, ठीक है, साइट्रिक एसिड होता है। तो ये हमेशा याद रखने की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण होते हैं। तो प्लास्टिक के सामान्य गुण क्या होते हैं? टिकाऊ, विद्युत के सुचालक एवं सुचालक तो प्लास्टिक होता ही नहीं है, अनअपक्रिय, तो ये सही। टिकाऊ, ऊष्मा के सुचालक, अनिश्चित, असीय, ऊष्मा के सुचालक, वजन में हल्के, विद्युत के सुचालक, टिकाऊ, वजन में हल्के, अनअपक्रियाशील। तो इसका जो 59 वाला है उसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है ये सुचालक हो ही नहीं सकता। इस वजह से 3 ऊपर के ए बी सी 3 ऑप्शन है, उसमें सुचालक लिखा हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैव विविधता से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आता है, तो इसको थोड़ा सा देखें, क्वेश्चन पर विचार करना है। यानी आप यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है, 4 स्टेटमेंट हैं, देखिए इन स्टेटमेंट को देख लेते हैं। यह किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी विशेष स्पीसीज के व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है। बी है, यह किसी दिए गए क्षेत्र में केवल पादप जात और प्राणी जाति की किसी विशेष स्पीसीज का उल्लेख करती है। और सी है, यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जाति विविध स्पीसीज का उल्लेख करती है। यह जानवरों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक संरक्षित क्षेत्र है। और जैव विविधता के संदर्भ में इसका सही क्रम देखें क्या होगा, ठीक है। तो सही क्रम की बात कर रहा है, तो सही क्रम पहले कह रहा है ए, बी और सी, केवल सी, और सी वाला कह रहा है ए, सी, डी, डी है ए और बी। तो इसका जो सही क्रम होगा वो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, केवल सी। यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात विविध स्पीसीज का उल्लेख करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें बी ऑप्शन सही है इसका। जैव विविधता पारिस्थितिकी का जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम एवं पूरे ग्रह में जीवन के रूप में विभिन्नता का परिणाम है। यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न स्पीसीज का उल्लेख करती है, ठीक है।
तो दोस्तों ये रहे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि साइंस के क्वेश्चंस हैं और ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इसी के साथ आप प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।